Today we will start next topic फार्मिंग इन पालमपुर। अब बात करें पालमपुर के अंदर जो मोस्ट ऑफ पीपल थे, ठीक है, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? फार्मिंग। ओके, बात करें विलेज के अंदर रहने वाले, पालमपुर विलेज के अंदर रहने वाले लोगों की, तो 75% जो पीपल थे वो अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने अर्निंग सोर्स के लिए फार्मिंग पर डिपेंड थे। ठीक है, अब ये जो भी डिपेंडेड थे ये फार्मर भी हो सकते हैं और फार्म लेबरर भी हो सकते हैं। फार्मर मतलब जिनके पास अपनी खुद की लैंड हो, ठीक है, तो वो एज ए फार्मर के रूप में फार्मिंग करते हुए, या जिनके पास लैंड नहीं होती या थोड़ी बहुत ना के बराबर लैंड होती है, वो अपने फ्री टाइम पीरियड पर किसी बिग लैंड ओनर के फार्म पर जाकर एज ए लेबरर के रूप में काम करते हैं। तो ये जो फार्मर थे ये फार्मर भी हो सकते हैं और फार्म लेबरर भी हो सकते हैं। ओके, अब बात करें फार्मिंग के अलावा 1960 से पहले जो टाइम पीरियड था, अर्ली 1960 के आसपास अगर हम देखें तो कल्टीवेशन जो होता था, लैंड एरिया जितनी भी लैंड पर कल्टीवेशन की जाती थी वो फिक्स थी। ठीक है, अब बात करें 1960 की आसपास की स्टार्टिंग की, 1960 के स्टार्टिंग की, तो पालमपुर में लैंड एरिया को बढ़ाने का कोई भी तरीका नहीं था। अब बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। कुछ जो वेस्ट लैंड पड़ी थी उसको खेती योग्य बनाया गया। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। कोई भी ऐसा स्कोप दिखाई ही नहीं दे रहा था जिसकी थ्रू नई लैंड जो है प्रोडक्शन के लिए लैंड नई हमें खेती बाड़ी के लिए मिल सके। ठीक है, तो अब उस लिमिटेड एरिया पर किस तरह से ज़्यादा प्रोडक्शन की जाए, क्वेश्चन ये अराइज होता है। ठीक है, अब बात करें हम उस स्टैंडर्ड यूनिट की जो लैंड को मेजरिंग के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, वो है हेक्टेयर। ओके, अब हम कुछ लोकल यूनिट भी देखते हैं जो मेजरिंग की होती हैं, बीघा, गुंठा। ओके, 1 हेक्टेयर इक्वल होता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर, किसी स्क्वायर का एरिया विद जिसकी एक साइड 100 मीटर हो। ठीक है, जिसकी एक साइड 100 मीटर हो, ऐसे स्क्वायर के इक्वल होता है 1 हेक्टेयर। उस स्क्वायर के एरिया के इक्वल होता है 1 हेक्टेयर। तो अब बात करें हम कि एक जो लैंड हमें सेम लैंड मिली आ रही है, अब उस लैंड पर कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। अब इसके 2 ही तरीके हमारे सामने आते हैं। एक तो आता है कि जो भी अवेलेबल लैंड है हमारे पास उस पर हम मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड को अपनाएं, या फिर हम उस पर मॉडर्न जो मेथड है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, उन्हें अपनाएं। तो इन 2 तरीकों से हम फार्मिंग प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो वही अब हम आगे इसमें रीड करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, in the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of UP. यूपी के वेस्टर्न पार्ट में जो विलेजेस हैं उनसे मिलता जुलता है पालमपुर विलेज। यहाँ की जो लैंड है वो कल्टीवेटेड है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, कोई भी लैंड ऐसी नहीं है जिसको ऐसे ही खाली बिना क्रॉप ग्रो किए छोड़ा हो। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बात करें रेनी सीजन की, तो इस रेनी सीजन पर खरीफ क्रॉप ग्रो की जाती हैं। खरीफ क्रॉप जो है वो समर टाइम पीरियड पर रेनी सीजन में की जाती हैं, और इसमें आने वाली जो क्रॉप्स हैं वो है ज्वार और बाजरा। ओके, दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल। ज्वार बाजरा को जो है कैटल फीड के लिए यूज़ किया जाता है। कैटल फीड मतलब पशुओं के चारे के लिए, उनको पशुओं को भोजन देने के लिए इन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन। अब जो अक्टूबर से दिसंबर का जो टाइम पीरियड आता है, इस टाइम पीरियड पर यहाँ पर पोटैटो की कल्टीवेशन की जाती है। बात करें विंटर सीजन की,
विंटर सीजन में जो क्रॉप ग्रो की जाती है उन्हें रबी क्रॉप कॉल करते हैं। ठीक है, ये विंटर में ग्रो की जाती हैं। इसमें इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है रबी क्रॉप का वीट। ओके, फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर कीप इन अ वीट फॉर द फैमिली कंजप्शंस एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। अब जो फार्मर्स हैं यहाँ पर वो इतना मतलब जो बड़े फार्मर्स हैं जिनके पास अच्छी लैंड है, ज़्यादा लैंड है, वो इतना क्रॉप ग्रो कर लेते हैं वीट की कि अपनी खुद की कंजप्शन के लिए, खुद के यूज़ करने के लिए भी वो उनके पास इनफ होता है और उनके पास सरप्लस भी होता है, मतलब एक्स्ट्रा भी मिल जाता है उनके पास। तो वो एक्स्ट्रा जो होता है वो रायगंज की मार्केट में सेल कर देते हैं फार्मर्स। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। कुछ पार्ट जो है यहाँ पर शुगर केन की क्रॉप के लिए भी यूज़ किया जाता है। शुगर केन की जो क्रॉप है वो साल में एक ही बार प्रोड्यूस की जाती है, मतलब इसकी हार्वेस्टिंग जो है, ये फसल जो है पूरे साल में जाकर तैयार होती है, मतलब इसके लिए पूरा साल लग जाता है उस लैंड को यूज़ करने के लिए। ठीक है, शुगर केन को जो है यहाँ के लोग रॉ मटेरियल मिल जाता है लोगों को शुगर केन के थ्रू, क्या बनाने के लिए, जैगरी बनाने के लिए, मीन्स गुड़ बनाने के लिए। और ये जैगरी जो है शाहपुर के ट्रेडर्स को बेच दी जाती है यहाँ के फार्मर्स के थ्रू। अब मेन रीज़न अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ के जो फार्मर्स हैं किस तरह से इन 3 डिफरेंट क्रॉप्स को एक साल में ग्रो करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो हमने देखा था यहाँ पर कि पालमपुर विलेज जो है वेल डेवलप्ड और इरिगेशन सिस्टम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके का है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ के लोगों को मिली हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत अच्छे से फार्मिंग कर लेते हैं। लेकिन पालमपुर में तो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए वो अच्छे से ये सब क्रॉप्स ग्रो कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी विलेजेस होते हैं जिनमें ये सभी फैसिलिटीज़ नहीं होती। ठीक है, अब बात करें हम पहले के टाइम पीरियड की, तो पहले के टाइम पीरियड पर जो इरिगेशन है वो पर्शियन व्हील्स के थ्रू की जाती थी। ठीक है, अब इतने पहले जो है वो वाटर जो इरिगेट किया जाता था वो कुओं से या नहरों से की जाती थी, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स नहीं थे उस टाइम पीरियड पर। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें इसकी बात करें पालमपुर विलेज की, तो यहाँ पर बहुत सारे ट्यूबवेल्स जो है स्टार्टिंग में गवर्नमेंट के थ्रू सेटअप किए गए और धीरे धीरे बाद में लोगों ने अपने खुद के खर्चे पर भी बहुत सारे ट्यूबवेल्स जो हैं प्राइवेटली लगवा लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके क्रॉप्स को वाटर सप्लाई हो सके। ओके, अब बात करते हैं ट्यूबवेल्स की सप्लाई की वजह से, ट्यूबवेल के थ्रू जो इरिगेशन वर्क स्मूथ हो सका उसकी वजह से मिड 1970 के आसपास 2 हेक्टेयर जो ज़मीन है वो इरिगेटेड थी, मतलब 2 हेक्टेयर ऐसी लैंड थी जहाँ पर स्मूथली वाटर मिल रहा था क्रॉप्स को। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया के विलेजेस की अगर हम बात करें तो जैसे पालमपुर विलेज इंडिया का एक वेल डेवलप्ड और वेल इरिगेटेड वेल डेवलप्ड विलेज था, इसी तरह से इंडिया के और अनदर विलेजेस नहीं हैं। वहाँ पर इतनी ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटी भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ प्लेसेस पर नहीं पहुँच पाई, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं फार्मिंग के लिए वो रेनफॉल पर ही डिपेंड होते हैं। ओके, अब एक पर्टिकुलर लैंड जो उन्हें मिली हुई है उस सीमित फिक्स्ड लैंड पर कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक तरीका है मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड अपनाकर। कौन सा? मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड अपनाकर। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड में क्या होता है बेटा, एक ही टाइम पीरियड पर टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड, जो हमारे पास अवेलेबल लैंड है उस लैंड पर एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करना। ठीक है, पूरे साल के अंदर, इसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इस मेथड के थ्रू भी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर पाते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप। पालमपुर विलेज के अंदर देखें तो
तो सभी पीपल जो है कम से कम 2 क्रॉप ग्रो करते हुए हमें दिखाई देते हैं। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो, कुछ जो हैं जैसे फर्स्ट ज्वार बाजरा हो गए, सेकेंड टाइम पीरियड पर ये वीट वाली, ठीक है, उसके अलावा शुगर केन, और उसके अलावा क्रॉप पोटैटो जैसी क्रॉप को भी ग्रो करते एज ए थर्ड क्रॉप के रूप में ग्रो करते हुए हमें यहाँ लास्ट 15 से 20 ईयर्स से देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है जैसे कि हमने देखा वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग, कि किसी भी सेम लैंड पर एक फिक्स जो लैंड हमारे पास है उस पर एक तरीका है क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने का, मल्टीपल क्रॉपिंग, एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करना, ठीक है। दूसरा आ जाता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करके, ठीक है। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या क्या है, ये देखो, ये सारा जो हमारा यहाँ डायग्राम दिया गया है ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड से रिलेटेड दिया गया है कि एक मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में किन किन चीज़ों की हमें नीड पड़ती है। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में सबसे पहले हमें HYV सीड की नीड पड़ती है। अब HYV सीड जो है ये सीड ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की इनको नीड पड़ती है, और HYV सीड्स के लिए वाटर की नीड पड़ेगी तो इरिगेशन सिस्टम इम्प्रूव करना पड़ेगा। और इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव कैसे किया जाता है, कैनल्स कंस्ट्रक्शन कराकर, पंप सेट, ट्यूबवेल वगैरह सेट करके, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करके, डैम कंस्ट्रक्शन कराकर, तो इन सभी चीज़ों के थ्रू इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो HYV सीड्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा वाटर की और फर्टिलाइजर्स की नीड पड़ती है, इसीलिए, ठीक है। तो HYV सीड जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है HYV सीड्स की, और HYV सीड्स ग्रो अगर हम करते हैं, यूज़ करते हैं क्रॉप ग्रो करने के लिए, तो इरिगेशन सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइज़र। HYV सीड्स को बहुत सारे फर्टिलाइजर्स की भी नीड होती है। उसके बाद आता है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स होते हैं कीटनाशक। इसके अलावा कीटनाशकों की क्यों जरूरत होती है, मान लीजिए कुछ ऐसे कीट पतंगे जो हमारी फसल को नष्ट कर सकते हैं, उनको मारने के लिए इन पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है। ओके, अब बात करें, हमें मशीनरी की भी नीड होती है। ट्रैक्टर्स हो गए, थ्रेशर्स हो गए, ओके, इन सभी की भी हमें नीड पड़ती है। जो मॉडर्न टूल्स हैं उनकी भी हमें नीड पड़ती है, मशीनरी की भी मीन्स नीड पड़ती है। ओके, अब इन्हें रन करने के लिए हमें डीजल वगैरह की भी नीड पड़ती है। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अगर हम अपनाते हैं तो हमें इन सभी इनपुट्स की नीड पड़ती है। ओके, समझ में आया? तो अगर हमें मॉडर्न फार्मिंग करनी है, मॉडर्न तरीके से फार्मिंग करनी है, अपने ट्रेडिशनल तरीके को छोड़कर, तो इसके लिए हमें इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अपनाने के लिए इन सभी चीज़ों की नीड पड़ेगी, ठीक है। अब 1960 में ऐसा ही किया गया, ग्रीन रिवोल्यूशन लाने के लिए। 1960 के लेट में, मतलब अंत में, 1960 का जब एंडिंग टाइम पीरियड पर था, तो इंडियन फार्मर्स ने वीट और राइस की कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए, वीट और राइस की कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए HYV सीड्स का यूज़ किया, ठीक है। ट्रेडिशनली जो पारंपरिक पुराने टाइम से जो सीड यूज़ करते आ रहे थे, उन सीड की प्लेस पर HYV सीड्स को यूज़ किया। अब HYV सीड्स जो है प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। एक सिंगल प्लांट पर ही HYV सीड अगर हम ग्रो करते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रेन हमें मिल जाता है, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो अवेलेबल लैंड हमारे पास है उस पर हम बहुत भारी मात्रा में क्वांटिटी, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हम फूड ग्रेन वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, हालांकि HYV सीड जो है इन्हें बहुत सारे प्लेंटी वाटर की नीड होती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स
की नीड होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। और इनके अलावा जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, इन सभी की भी नीड पड़ती है। तो 1960s के बाद जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड थे अपनाने वाले स्टेट्स, वो थे कौन कौन राज्य थे? पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। ये फर्स्ट ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने सबसे पहले ट्राई किया मॉडर्न फार्मिंग मेथड को, ठीक है। अब इन रीजन्स में इसीलिए ट्यूबवेल्स, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल सेटअप किए गए लार्ज स्केल पर। इन्होंने क्या क्या तरीके अपनाए, मॉडर्न तरीके कौन कौन से थे? ट्यूबवेल्स, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स को यूज़ किया, HYV सीड यूज़ किए, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए फार्मिंग के अंदर, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो ये कर सके क्रॉप को और ज़्यादा प्रोडक्शन इनकी हो सके। और कुछ जो थे उन्होंने तो कुछ नई मशीनरी को भी परचेज़ किया, जैसे ट्रैक्टर हो गए, थ्रेशर्स हो गए, ठीक है। अब जो प्लॉइंग और हार्वेस्टिंग का काम था पहले से ज़्यादा फास्ट हो पाया, ठीक है। और बदले में हमें रिवार्ड क्या मिला? बहुत हाई अमाउंट में हमें वीट की प्रोडक्शन मिल पाई। जो पुराने ट्रेडिशनल सीड्स को यूज़ करके 1300 kg पर हेक्टेयर हम ग्रो कर पाते थे, अब वो HYV सीड को यूज़ करके 3200 kg पर हेक्टेयर पर हम गेट कर पाए। मीन्स जिस 1 हेक्टेयर पर पहले पुराने बीज को यूज़ करके हम 1300 किलोग्राम ही ग्रो कर पाते थे, लेकिन अब HYV सीड के यूज़ से 1 हेक्टेयर पर 3200 किलोग्राम हम क्रॉप अनाज जो है प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। तो फार्मर्स ने जब HYV सीड्स मीन्स मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अपनाया तो उनकी जो क्रॉप्स थी वो बड़ी मात्रा में ग्रो करने लगी। इसीलिए 1960 के लेट में जो हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड अपनाया उसकी वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में आ सका, ठीक है। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो लैंड है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, इसीलिए हमें इसको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। अब हमारी साइंटिफिक रिपोर्ट्स जो हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जब इन लैंड्स को चेकआउट किया इस मॉडर्न फार्मिंग मेथड के अपनाने के बाद, उन्होंने देखा कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज जो कि लैंड है जिस पर हम एग्रीकल्चर करते हैं, इन हमने नए तरीके तो अपना लिए फार्मिंग के, लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी जो है वो कम होती जा रही है। इन मैनी एरियाज ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अब कई एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से सॉइल की, लैंड पर जो भी सॉइल अवेलेबल है उसकी फर्टिलिटी, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या हो पाई है? इंक्रीज कर ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है और उसको बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। ऑल्सो कंटिन्यूज यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ रिड्यूज। और एक साइड इफेक्ट क्या निकला? देखिए, ग्रीन रिवोल्यूशन का एक क्या हमें हार्म पहुँचे? प्रोडक्शन तो बढ़ गई नो डाउट, लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई। सेकेंड, जो ग्राउंड वाटर लेवल था, ट्यूबवेल जो हम यूज़ करते थे या ग्राउंड का जो वाटर हम वेल्स वगैरह ट्यूबवेल के थ्रू यूज़ करते थे, उनकी वजह से वाटर का जो लेवल है अंडरग्राउंड वो और भी ज़्यादा नीचे चला गया, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमने अपनी नेचुरल चीज़ों को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर दिया। इस ग्रीन रिवोल्यूशन को अपना तो लिया हमने, इससे नो डाउट हमें बहुत सारे डेवलपमेंट भी हुए हमारे एग्रीकल्चर की फील्ड में, लेकिन हमने कहीं ना कहीं हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको हमने कहीं ना कहीं खतरे में डाल दिया। ओके, देखिए बेटा, केमिकल फर्टिलाइज़र जो हैं वो हमें बहुत सारे मिनरल प्रोवाइड करते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं जल्दी से और प्लांट तक पहुंच जाते हैं, बट दीज में नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग।
दे मे escape फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक मिट्टी में नहीं रहते, बल्कि मिट्टी से नीचे ग्राउंड, अंडरग्राउंड तक चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ग्राउंड का जो वाटर है, ठीक है, या रिवर लेक है, इनका वाटर पॉल्यूट हो जाता है। केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो हमारी सॉइल के अंदर जो भी बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, उन सभी बैक्टीरिया को भी मार देते हैं, ठीक है। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर दियर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, जो लैंड हमें, जो सॉइल हमें पहले ज़्यादा मतलब हमारे लिए फर्टाइल थी, आज वो क्या हो जाती है, इन केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से कम फर्टाइल हो जाती है, मतलब धीरे धीरे वो अपनी उपजाऊ क्षमता को खो देती है। द कंजप्शंस ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र इन पंजाब, सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो पंजाब के अंदर किए जाते हैं, ठीक है। द कंटिन्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र हैज़ लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ, अब ज़्यादा से ज़्यादा जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं तो वो हमारी सॉइल के लिए सही नहीं होते, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती चली जाती है। ओके, तो आज का बेटा हमारा टॉपिक इतना ही था। कल की क्लास में हम रीड करेंगे हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर।